फिर से आपके नए वीडियोस को लेकर आया हूँ। मैंने लास्ट क्लास में वीडियोस बनाया था, प्रकाश के परावर्तन का बेसिक कंसेप्ट दिया था। मैंने उसमें सिखाया था आपको कि प्रकाश क्या है। तो मैंने बताया था प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो हम उसको देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ने के बाद वो उससे टकरा के हमारे आंखों पे आती है, हमारे आंखों पे सेंसेशन क्रिएट करती है और फिर रेटिना पे इमेज बनते हैं और हम उसको देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स मैं आज की टॉपिक डील करने वाला हूँ। उससे पहले मैं फर्स्ट वीडियोस में जो भी बातें की है उसको मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला मैं प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा सा देख ले रहा हूँ। ये परावर्तक सतह था जिसपे क्या होता था, एक पार्ट पॉलिश रहता था। पॉलिश इसलिए लेते थे ताकि प्रकाश जो है आर पार नहीं हो। आर पार हो जाएगा तो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका हम लोग नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे इस बात को। फिलहाल हम इसको समझेंगे कि प्रकाश की किरण का ये परावर्तक सतह एक पार्ट क्या हो, पॉलिश किया हो। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी कोण से पड़ती है इस परावर्तक सतह पे, तो पड़ने के बाद उसी माध्यम पे वापस चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कहने का सेंस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर उसी माध्यम पे बैक हो जाना मैं समझ नहीं पाया। उसी माध्यम से बैक होने का कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए ये एयर है, ठीक है, पूरा एयर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, टकरा के चला गया इधर, तो एयर पे ही गया ना। जैसे इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, तो इसको एयर बोलते हैं। सीधा पड़ा सीधा चला गया, एयर ही में गया। ऐसा नहीं कि एयर से आया पानी में चला गया, ऐसा नहीं पानी से आया एयर में चला गया। तो ये दो माध्यम अलग अलग हो गए, बट यहाँ पे हम बात करें एक ही माध्यम में वापस आना, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल आई होता है, एंगल आर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग सब समझ गए अच्छे से। मैं एक बार रिवाइज करवा दिया। परावर्तक प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आई और आई, एंगल आई और आर सदैव इक्वल होता है। दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। दोनों नियम स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए। मैं नोट्स सारे प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। एक्चुअली क्या बात है ना कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो सारे स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियोस पहुंचेंगे नहीं। और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। मैं स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम के लिए बना रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे झारखंड बोर्ड या स्टेट, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, मैं उसके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट करने का मेरा मेन मकसद क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे अभी लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी दौरान मैं कुछ वीडियोस बना के आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ये 10th क्लास की वीडियोस बना रहा हूँ फिजिक्स की। मैं इसके बाद 11th पे भी मूव करूंगा, 12th पे मूव करूंगा और 9th क्लास की वीडियोस में बनाऊंगा फिजिक्स की। इस पहले फिजिक्स 9th 10th में तो मैथ्स की बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन 11th 12th में केवल फिजिक्स की बनाऊंगा। और मैं क्या बोल रहा था कि मैं अभी सिंपल एनसीईआरटी बुक्स को कवर करूंगा। इसमें मैं एनसीईआरटी बुक्स के जितने कंसेप्ट होंगे, एग्जाम्पल का चाहे एक्टिविटीज का, सारे को इसमें लेके आऊंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एनसीईआरटी बुक्स कवर होने के बाद फिर मैं एक्स्ट्रा कम्पिटेटिव लेवल पे जाऊंगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी रखे, सोचते हैं कि मुझे कंपटीशन के एग्जाम देने हैं, जैसे एनटीएससी की देने हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम दे देने हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप के एग्जाम निकलते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड के भी एग्जाम निकलते हैं। मैं उसके कंसेप्ट पे भी कंसेप्ट दूंगा, उसके भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने प्रकाश की परावर्तन के नियम को समझा दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, किसी समतल सतह पर पड़ती है तो ये टकरा करके उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स, तो परावर्तक सतह समतल है, ये असमतल भी हो सकता है, बता चुके थे। इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन बता चुके थे। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं गोलीय दर्पण।
आज हम लोग डील करने वाले हैं गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, खोखला गोला होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक खोखला गोला होता है जिसका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो बच्चों स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सारा काम रिफ्लेक्शन का ही करेंगे। इसमें खोखला गोला क्या होता है, मतलब गोली दर्पण क्या होता है, खोखला गोला होता है। क्या होता है, खोखला गोला, जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोला गोल होगा। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। और नॉर्मली अगर डेफिनेशन ऐसे नॉर्मली याद रखना हो ना, तो सिंपल सा बोलेंगे गोली दर्पण क्या होती है, गोली दर्पण एक खोखला गोला होता है। सीधा कुछ नहीं बोलना, हो गया इसमें। गोली दर्पण क्या होता है, खोखला गोला होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। हो गया, रट्टा क्यों मारना है, गोली दर्पण गोला है, खोखला होगा। फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल को बीचों बीच काट देंगे ना तो गोला खोखला है। गेंद आप लोग खेलते हैं ना, क्रिकेट कॉस्को बॉल जो आता है, निविया या खन्ना का जो भी आता है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि जो गेंद आते हैं ना आपके क्रिकेट के, टेनिस बॉल, उसको बीच से कट कीजिएगा ना तो फिर खोखला दिखेगा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स। तो खोखला गोला को ही गोली दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। बात क्लियर है। इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, कट कर दिए, अब कट करेंगे। ठीक है, अभी बस इसमें छोड़ नहीं देना है हमको, गोल ही होता है, बस गोल गोल के छोड़ नहीं देना है। समझ गया गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण एक खोखला गोला होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। जब इस दर्पण को दो बराबर भागों में कट करेंगे, जब इस दर्पण को हम दो बराबर भागों में कट करेंगे तो हमको दो तरह के दर्पण मिलेंगे। जब हम इस दर्पण को दो बराबर भागों में कट करेंगे तो हमको दो दर्पण मिलेंगे, एक दिस टाइप एंड अदर इज दिस टाइप। एक इस तरह का, दूसरा इस तरह का। चलिए देखें, चलिए एक बात और डिस्कस कर लें। ये जो गोली दर्पण है ना, इसका अपना सेंटर भी है ना, इसका अपना रेडियस भी है। इधर भी यहाँ रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा, इधर भी रेडियस होगा। रेडियस सब जगह ले सकते हैं आप, आपके ऊपर है। तो ये गोली दर्पण है, इसका अपना रेडियस है, इसका अपना सेंटर है। अब इस वाले गोली दर्पण को हम कट किए तो इसका अपना सेंटर था, तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं, ये वाला पार्ट ऐसा है, तो इसका सेंटर ये हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ये वाला पार्ट मिला, एक ये वाला पार्ट मिला, तो ये वाला पार्ट का भी सेंटर इधर होगा। इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा कम नहीं खींचिएगा। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस। तो एक दर्पण जो मिला ना हमको, जो कट के दर्पण को कट करेंगे दर्पण ही मिलेगा, कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला, कभी मत सोचिएगा। तो जैसे ये वाला कट किया ना, तो ये वाला पार्ट मिला, इसका सेंटर इधर है ना, तो इसका सेंटर के ऑपोजिट वाला साइड, मतलब ये वाला पार्ट सेंटर ही हुआ, तो सेंटर तो इधर वाले पार्ट हुआ, लेकिन ऑपोजिट वाला पार्ट पॉलिश करेंगे। इसका सेंटर इधर है, तो इसका ऑपोजिट वाला पार्ट ऊपर वाला है, इसको फ्रंट पॉलिश करेंगे। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें पॉलिश इसको करेंगे, अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो दो तरह के पार्ट को पॉलिश करना पड़ता है, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। ठीक है, इसमें भी दर्पण में समझिए, एक अगर हम अंदर वाला करते हैं तो इसका ऑपोजिट जो इस साइड वाला होगा उसको बाहर वाला करना होगा। ठीक है, पॉलिश करने का सेंस क्या होता है, हम बता चुके थे। पॉलिश करने का सेंस होता है कि रे ऑफ लाइट दूसरी तरफ नहीं जाए, वो इधर ही रहे। तो चलिए, अब इधर वाला पार्ट पॉलिश किए तो रे ऑफ लाइट जो भी चीज होना इधर वाले पार्ट से होगा। इधर वाला पार्ट पॉलिश किए, जो भी रे ऑफ लाइट का होना है रिफ्लेक्शन इधर वाले पार्ट से होगा। बात क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं गोली दर्पण को दो बराबर भागों में काट किए तो एक वाला पार्ट ये मिला। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ये मिला। ठीक है, इसको अच्छे से बना देते ना, अच्छा नहीं बना ना, अच्छा यहाँ बना, अब अच्छा बन गया, अब अच्छा बन गया। इसका एक पार्ट पॉलिश किए, कर दिए। देखिए यहाँ पे क्या आया, रे वाला रे ऑफ लाइट इधर से आया, तो इसका परावर्तक सतह किधर है, रे ऑफ लाइट का परावर्तन किधर से हो रहा है, अंदर वाले पार्ट से हो रहा है। अंदर वाला पार्ट मतलब इसको धसा वाला पार्ट कहेंगे, इसलिए इसका नाम हो गया अवतल दर्पण।
क्या नाम हो गया? अवतल दर्पण। इसको हम लोग कहेंगे कनकेव लेंस, सॉरी मिरर, कनकेव मिरर। इधर वाला पार्ट क्या है? इधर वाला पार्ट में क्या है? इधर वाला पार्ट में रे ऑफ लाइट इधर से आएगा, यानी जो भी पार्ट लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, वो ऊपर वाले पार्ट से होगा, यानी उभरा वाले पार्ट से। कैसा वाला पार्ट? उभरा वाला पार्ट। इसलिए उभरा का ऊ उठाइए और नाम कर दीजिए उत्तल दर्पण। कितना अच्छा नामकरण हो गया, पंडित की भी ज्योतिष की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही नामकरण हम लोग कर दिए, है ना। तो समझ में आया? ये वाला पार्ट धसा है, धसा का में हम लोग अव बोलते हैं, तल है अवतल दर्पण। परावर्तक सतह उभरा हुआ है तो उभरा है, तो उ तल है तो उत्तल दर्पण। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? तो गोली दर्पण को जब हम दो बराबर भागों में काटते हैं, दो बराबर भागों में कट करते हैं, तो हमको दो तरह के दर्पण प्राप्त होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपने घर में। चम्मच है ना आपके घर में, ऐसे करके बने थे चम्मच, सॉरी ऐसे बना दिया ना हमने, गलत बना दिया। अरे चम्मच ऐसे होता है ना, इसी चम्मच को ऐसे, आप इसी चम्मच को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक वाला पार्ट ऐसे, मतलब परावर्तक सतह इधर, अपरावर्तक सतह इधर, अंदर की ओर एक बार परावर्तक सतह, एक बार बाहर की तरफ है, तो बन गया ना उत्तल अवतल। जब परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, धसा हुआ हो तो अवतल, उभरा हुआ हो तो उत्तल। ठीक है, नहीं समझे स्टूडेंट्स? देखो हाथ ऐसे है ना, हाथ को ऐसे कर्व किए तो बाहर परावर्तक सतह किधर है? इधर। अब ऐसे कर दिए, परावर्तक सतह किधर है? बाहर की ओर, तो ये धसा है, गुफा की तरह, अवतल, उठा हुआ है, उत्तल। क्या रटना है? कुछ रटना है क्या? कुछ नहीं रटना है। चलिए अब देखिए, ये गोली दर्पण है, ये इसका सेंटर है, तो इस गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु कहलाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे पहले आते हैं, इसको मिटाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दर्पण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। कुछ मुख्य बातें है ना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ मुख्य बातें, क्या लग रहा है? कोई कहानी सुनाने जा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो काफी गर्मी है, रात के 1:45 बज रहे हैं, पर वीडियो शूट करना है तो बस करना है, आप लोग के लिए अच्छा करना है। आप लोग भी अच्छा करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दर्पण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। तो मुख्य बातें में क्या समझ रहे हैं कि देखिए, ये गोली दर्पण था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, मतलब वक्रता केंद्र, सॉरी सेंटर ये था, और ये डिस्टेंस रेडियस कहलाता है ना। तो देखिए, तो दर्पण जो होता है ना, दर्पण ऐसे करके बना ना, इसका कुछ मध्य बिंदु, अच्छा पॉलिश कर देते हैं पहले, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, इस दर्पण, जैसे ये गोला है ना, इसका केंद्र होता है, तो इस दर्पण को जो कट किया हम, किससे कट किया दर्पण को? ये दर्पण मिला कैसे? तो गोली दर्पण को कट किया तब ना मिला, आसमान से उड़ के नहीं आई, गोली दर्पण को कट के तभी ये दर्पण मिला। और दर्पण कौन सा है? अवतल। क्यों? परावर्तक सतह अंदर क्यों है, बाहर वाले सतह को हमने पॉलिश कर दिया है। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग है, इसी से ना कट करके लाए हैं इसको हम। तो ये गोली दर्पण, ये दर्पण मतलब अवतल दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। देखिए सी मान लेते हैं इसको, समझिएगा बात। ये गोली दर्पण है, इसका केंद्र सी है, इसको कट किया यहां से, तो इतना ही डिस्टेंस पे हुआ कट बीच में, तो वही इतना ही डिस्टेंस पे हम सी नाम देंगे, क्योंकि ये केंद्र था, तो इसका भी ये केंद्र कहलाएगा, क्योंकि इसका भी केंद्र ये है, इसका समझिए इधर भी केंद्र है ना, इधर से भी कट करेंगे तो इधर से भी ये वाला केंद्र है, इधर वाला ये वाला केंद्र है। तो कहने का सेंस है, तो अवतल दर्पण को जो कट करेंगे, दर्पण को कट करने के बाद ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूं, पहले ध्रुव पे आते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव
कहलाता है। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। समझ में आया सारे बात? देखिए आगे, तो पोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बातें में एक नंबर ये था, दूसरा नंबर क्या है? अपर्चर। द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो द्वारक क्या होता है, जैसे हम लोग गेट होता है ना घर के, तो कुछ गोदरेज हो गया खरीद के लाए, वो काफी बड़ा है, तो बोलते रहे मेरे द्वार पे नहीं घुस रहा है, क्या करेंगे? तो बोलते झुका के घुसा लो। यानी दर्पण की जो विड्थ थी, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई जो बोल दो आप, चौड़ाई में भी मान लो नहीं घुसा, होता है ना कोई गोदरेज काफी बड़े चौड़े आ जाता है, वो गेट पे आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे घुसाते हो? फिर उसके भी ऐसे करते हो, ऐसे करके घुसाते हो, अंदर लाते हो। तो दर्पण की जो मेन विड्थ होती है उसी को दर्पण का मतलब गेट की जो मेन विड्थ होती है, तो उसी तरह मिरर में भी क्या होता है, जो लाइट आती है ना, लाइट इधर से आई, इधर से आई, इधर से इधर से इधर से इधर से, अब इसके बाहर से तो नहीं ना आएगी लाइट, फिर रिफ्लेक्ट तो नहीं ना होगी, बाहर से तो बाहर चली गई। तो जो भी होना है इतना ही दूर में होना है, जो भी होना है इस वाले पार्ट से होना है, तो इसलिए इसको दर्पण का क्या बोलते हैं? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। यानी अपर्चर क्या है? विड्थ ऑफ द मिरर। क्या है? विड्थ ऑफ द मिरर। दर्पण की चौड़ाई को इसका द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर है? को पूछेगा दर्पण का मुख्य ध्रुव क्या कहलाता है? तो दर्पण का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है, इसका ध्रुव कहलाता है। द्वारक क्या कहलाता है? विड्थ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, यानी दर्पण की चौड़ाई को ही हम इसका द्वारक कहते हैं। नोट डाउन हो गया तो उतार लीजिए, तो फिर मिटाऊंगा मैं तब तक मिरर बना लेता हूँ। ऐसे कैसे मिरर बन जाते हैं रात में? चलो अच्छे बन गया। मैं पी बता चुका हूँ, दर्पण की चौड़ाई नहीं। अब मैं बात कर रहा हूँ वक्रता केंद्र पे आता हूँ। तो ये दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उस गोले का केंद्र क्या है? सी। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिगर, ये सी है, बराबर भागों में कट किया ना, तो इस गोला का अपना सेंटर था, तो इसको कट किए, तो ये जो कट किए, तो इस वाले पार्ट का केंद्र है सी, तो वही वाले पार्ट को लिखे। तो वक्रता केंद्र क्या है? तो गोली दर्पण, दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है, यानी हम बात करें किस दर्पण की? हम परावर्तक सतह अंदर की ओर रखे हैं, बाहर वाला पार्ट पॉलिश है। तो अवतल दर्पण, ये जो भी दर्पण की बात हम कर रहे हैं, ये तो अवतल दर्पण है फिलहाल, तो लिख देता हूं अवतल दर्पण, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होने में एक नंबर है ना। सर समझ में नहीं आया अवतल दर्पण कैसे लिख दिया आपने? अरे परावर्तक सतह अंदर की ओर है, बाहर वाले सतह को मैंने पॉलिश किया है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोली दर्पण का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है, दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। कोई डाउट्स है? डाउट्स तो जरूर पूछेगा। ऐसे नोट्स हम आपको बता देना चाहते हैं आप लोग के लिए कि मैं सारे के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। व्हाट्सएप में ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप कमेंट करेंगे, आप वहां से नोट्स भी मेरे ले सकते हैं। और मैं ऐसे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स अपलोड करूंगा गूगल ड्राइव के थ्रू, लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें गूगल ड्राइव से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कंसेप्चुअल क्लास में पढ़ाते वक्त भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं। मैं सारा सिस्टमेटिक ढंग से ही कराऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अभी ये पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट दिन में मैं 4 टॉपिक छोड़ के 5वां वीडियो शूट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कंटिन्यूअसली वीडियो शूट करूंगा, आई प्रॉमिस टू यू। बट आपके एक काम होंगे, आपको सब्सक्राइब करने चाहिए एनी हाउ, अपने फ्रेंड दोस्तों जहां भी आपको बन पड़े आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन देख के मुझे एनर्जी आएगी।
और मेरी एनर्जी कुछ नहीं है। मेरी एनर्जी सारी आपसे जुड़ी है। ठीक है, तो मैं इस बात को समझ गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? नोट कर लो, 1 मिनट में देख रहा हूँ। ध्रुव को मैंने बता दिया, अपर्चर बता दिया, वक्रता केंद्र को बता दूंगा। इंग्लिश में भी लिख दूं क्या इसको? मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में, नोट डाउन करना तो कर लेना। ठीक है, तो वक्रता केंद्र कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच इज पार्ट ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल सा बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज it is the center of spherical mirror from which it is cut, from which convex, कौन सा मिरर है? कनकेव, from which concave mirror is formed, ऐसे बोल सकते हैं। लैंग्वेज आपके ऊपर, आप जो बना लो। ठीक है ना? सीधा सी बात है, गोली दर्पण का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र एक्चुअल में कहते हैं, और उसी से ही काट के मिरर बनाया गया है। तो यह मिरर जिस दर्पण से काटा गया गोली दर्पण, उस दर्पण के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र आप पढ़े होंगे, ये सी है और ये पॉइंट पी है। पी छोड़ो, इसको मत मानो अभी। सी से इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कहलाती है। सिंपल सा बात। ऐसे वाला ये सेंटर है, यहाँ से रेडियस, ये भी रेडियस, ये दोनों मिलकर क्या होना? डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r, r इक्वल्स टू डी बाई 2। हाँ, r इक्वल्स टू डी बाई 2 और d इक्वल्स टू 2r, d इज इक्वल टू 2r, r इक्वल्स टू डी बाई 2। तो हम बोल सकते हैं ना, जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये भी तो सेंटर है ना। सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है, तो यहां से भी सेंटर से पी की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में? ये वाला पार्ट सी क्या कहलाया? वक्रता केंद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट्स हैं? देख लीजिए आप बोर्ड पर। सी से पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या कैसे हुआ? सी से यहाँ तक की डिस्टेंस आर कहलाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी रेडियस माना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्व, वक्रता, इसलिए वक्रता। वक्रता केंद्र, वक्र का केंद्र, वक्रता केंद्र। मैं इधर मिटाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूं। पी बात कर लिया, सी बात कर लिया। अब जिस लाइन पे पी और सी हम लिख दिए, जिस लाइन पे पी और सी लिख दिए, उस लाइन को अब मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? जिस रेखा पर, जिस अक्ष पर ध्रुव वक्रता केंद्र लाय करता हो, स्थित हो, उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? दैट लाइन इन विच पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो कोई रेज आएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जब कोई रेज आती है और इस मिरर से टकराएगी, पॉलिश कर देते हैं ना इसको, नहीं तो फिर बोलेगा सर कैसे रेज ऑफ लाइट तो उधर चला जाएगा। तो जब इस मुख्य अक्ष के समांतर रेज आएगी, ये टकराएगी इस मिरर से, टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से कटेगी या कटती हुई प्रतीत होगी, कौन से मिरर में कटती हुई प्रतीत होगी आपको ही पता है, मैं बता भी दूंगा अभी। तो जिस बिंदु पर कट रही है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। तो क्या हुआ? फिर से मैं बता रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के वो जिस बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तथा पोल यानी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो मुख्य फोकस क्या हो गया स्टूडेंट्स? मैं फिर से बोल रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोल रहा हूं, फिर समझिए एक बार। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए, ठीक है, या जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण से टकराती है, या मुख्य, ऐसे बोल सकते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उसे ही हम दर्पण का क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। सिंपल सा डेफिनेशन है। मुख्य फोकस क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष ये हुआ ना, इसके समांतर ये रेस हुआ, इसको मान लीजिए ना ए बी, ठीक है। तो ए बी एक रेस हुआ जो कहाँ आ रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर चले आ रहा है और दर्पण से टकरा रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिल जाए, अगर सपोज दैट ये यहां से आ रही है ना और आगे यहां से चल रहा है, तो यही मुख्य फोकस कहलाएगा दर्पण का, कोई इशू नहीं है। यहां से टकरा जाए यही मुख्य फोकस कहलाएगा, यहां से टकरा जाए यही मुख्य फोकस कहलाएगा, मेरा यहाँ पे टकराएगा ये भी कहलाएगा, मतलब जहां भी टकराएगा आपसे, आपके फिगर से, तो वो उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। याद रखिएगा, मतलब पैरेलल रेस टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रेस टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग the point from which it passes is known as focus। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुख्य फोकस समझ में आ गया। तो ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं आर से। एक रिलेशन होता है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, याद रखेंगे, आर इज इक्वल टू एफ, याद रखेंगे। कॉमन सेंस भी तो है कि मान लीजिए गोली दर्पण है, इसका ये सेंटर आर है, पूरा आर है, तो ये तो बीच में कहीं आधा लग रहा है, इसलिए एफ इक्वल्स टू आर। अच्छा, आर इक्वल्स टू एफ, सॉरी, एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? आर बाई टू। एफ तो आधा है ना उसका, इसलिए आर इज इक्वल टू एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी बातें क्लियर हुई। तो हम लोगों ने अब तक का जो डील किया, मैं एक बार फिर से रिकेप करवा दे रहा हूं। मैंने सबसे पहला डील किया ध्रुव, दूसरा डील किया द्वारक, तीसरा वक्रता केंद्र, फोर्थ नंबर क्या किए? वक्रता त्रिज्या, सबका इंग्लिश नाम बोल देते हैं, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने क्या क्या डील किया? 4 हो गया। 5वां नंबर बताइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या डील किया 5वां नंबर पे? 5वां नंबर पे डील किया फोकस। 6ठा नंबर पे डील किया फोकस दूरी। फोकस को फोकस बोलेंगे, फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 6 के 6 पॉइंट डील की। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। ऐसे आधे घंटे की वीडियो हो गई, ज्यादा लंबे वीडियोस करेंगे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता क्या है ना कि ज्यादा लंबे वीडियोस देखना नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और डील कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दर्पण, एक्चुअली मैं अपर्चर क्या, दर्पण की चौड़ाई को बोला था, दर्पण का व्यास भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अपर्चर क्या कहलाता है? दर्पण जो है ना ऐसे करके, इसका व्यास ही तो होगा ये, तो दर्पण का व्यास भी तो अपर्चर ही कहलाता है। द्वारक क्या है? दर्पण का व्यास। सपोज दैट ना दर्पण है मान लीजिए, तो इसकी चौड़ाई हम ऐसे बोले, चौड़ाई भी बोल सकते हैं। ये एक मिरर सपोज दैट है, मिरर है ना, मिरर, इसका व्यास क्या ये कहलाएगा? डायमीटर, भाई डायमीटर ये कहलाएगा ना। तो पूरा ये चौड़ाई, चौड़ाई बोलो चाहे व्यास बोलो, बात बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो अपर्चर क्या है? दर्पण का व्यास को हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहानी क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा एक बात को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की। देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये हमने बनाया अवतल दर्पण। फिगर पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। परावर्तक सतह अंदर की ओर है, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी तो ये इस पॉइंट से टकराएगी। यहाँ से जो भी रेज ऑफ लाइट आएगी
इस पॉइंट से टकराएगी, यहाँ से जो भी जाएगी इस पॉइंट से टकराएगी। फोकस से मैं बस फोकस को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी सारा रेस इस बिंदु पे मिल रही है, यानी सारा रेस आके कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इस पे देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट मार्क करके इंक डाल देता हूँ क्या। देखिए तो समझ में आ गया बात। तो मतलब फोकस क्या था, मैंने डिफाइन किया था ना, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर रेज जिस बिंदु से गुजरे उसको मुख्य फोकस बोलते हैं। तो रेज ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, अभी मैं बता रहा हूँ सब एक पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, सब एक बिंदु पे आके कन्वर्ज कर रहा है, एक बिंदु पे आके मिल रहा है, एक ही बिंदु पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट। इसलिए क्योंकि इस मिरर के कारण ये हो रहा है, इसलिए इस मिरर का नाम क्या आ गया, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अच्छा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अब दो तरह के होते हैं, अपसरित और अभिसारित। तो इसको अपसरित दर्पण बोलेंगे। हिंदी नाम थोड़ा कठिन है, बट मैं हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल बना रहा हूँ वीडियोस, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी मैंने लिख दिया है कन्वर्जिंग मिरर। चलिए अब मैं आ रहा हूँ इस वाले पार्ट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना, ठीक है। अभी हम फोकस को लेकर बात करें, ये रेज ऑफ लाइट है, टकरा के चला गया इधर, है ना, चला गया ना स्टूडेंट्स। देखिए समझिएगा, ये कौन सा मिरर है, उत्तल। कौन सा दर्पण है, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से रे ऑफ लाइट सीधा चलेगी, सीधा चलेगी, बट हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर है, देखिए ध्यान दीजिए फिर से, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो इधर भी, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, फोकस। फिर इधर से रेस है, एक और मारता है, चला गया इधर, ये मुख्य से इसको इधर मिलाएंगे, फोकस। ये तो सीधा जा रहा है फोकस पे, ये इधर क्या, तो सब फोकस पे मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, रेज जो हो रही है ये तो कन्वर्ज यहाँ करके डायरेक्ट रेज है, यहाँ तो इनडायरेक्ट रेज कन्वर्ज कर रहा है यहाँ। तो मेन रेज तो डाइवर्ज कर गया, भाग गया, यहां से टकरा के भाग गया, यहां से टकरा के भाग गया, तो डाइवर्ज कर गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। यानी अपसरित ले गए थे, इसको अभिसारित बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने सीखा दर्पण, गोली दर्पण का पूरा पार्ट मैंने कवर कर लिया। दर्पण से संबंधित मैंने जो भी बेसिक डेफिनेशन थे उसको बता दिया, जो कि एग्जाम्स में आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जो भी सारे पॉइंट्स बताए अवतल दर्पण को लेकर बताया, आप घर पे उत्तल दर्पण प्रैक्टिस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में उत्तल दर्पण में भी सारा एग्जाम्पल करके बताऊंगा। जैसे मैंने बताया ना कि दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी तरह इस दर्पण पे भी है, ये भी पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से रेज आया, भाग गया, मिला दिया, यही फोकस है। सारा चीज यहाँ भी हमने इस दर्पण से भी कर लिया। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज पढ़ेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। मतलब कहने का सेंस है कि हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ऐसे हम लोग सुने हैं बहुत सारा, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। लोग बोल देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह बहुत कोई बोलते हैं, सुनते हैं हम लोग सारे से, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करके दिखाएंगे आपको, जस्ट मेरे बोर्ड पे होगा। और लोग बोलते हैं कि प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित या अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये मिलती हुई चीज क्या है भाई, सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं वीडियोस पर डे अपलोड करूंगा, आई प्रॉमिस टू यू।
बट आपका एक काम जरूर होगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से, अपने घर वाले से। आपके घर में 4 मोबाइल है तो चारों से सब्सक्राइब कर दें। प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट। ओके, बाय बाय।